Hello everyone, welcome to Raj Malhotra IAS Academy. In this lecture, we are going to continue our economy component for हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2021। तो 2021 के एग्जाम को टारगेट करने के लिए ये पूरी सीरीज चल रही है। आई होप आप लोगों की प्रिपरेशन भी इसी पेज से चल रही होगी। सो आज हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले दैट इज नेशनल इनकम अकाउंटिंग। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज होते हैं, स्पेसिफिकली जब टर्म्स आ जाती हैं जीडीपी, एनएनपी एंड ऐसे ही कई सारी और रिलेटेड टर्म्स जब आती है तो कन्फ्यूजन काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो आज हम एक बेसिक फार्मूला समझेंगे जिसके बेसिस पे आपको कोई भी टर्म आ जाए विद रिस्पेक्ट टू ऑल दीज काइंड ऑफ वर्ड्स, एब्रीवेशंस, कॉन्सेप्ट आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाओगे। आपको स्टार्टिंग के 10-15 मिनट तक अगर आप अच्छे से कवर अप कर लेते हो एंड एवरीथिंग यू कैच अप एंड मैच अप विद द स्पीड एंड द कॉन्सेप्ट्स, सो आपको आगे कोई परेशानी नहीं आने वाली। तो बस आज ये 15-20 मिनट जो आप अटेंड करेंगे दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, सो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि आज हम क्या क्या कवर अप करेंगे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट से शुरुआत करेंगे। विल टॉक अबाउट द बेसिक कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड विद द नेशनल इनकम एंड इसके बाद विल टॉक अबाउट द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, कि एक आपकी नहर है, उस नहर पर आप कहीं पर भी बांध बना दीजिए एंड वहाँ पर अपना मेजरिंग यूनिट लगा दीजिए और आपको पता लग जाएगा कि इस पानी से कितना बहाव निकल रहा है। ठीक है, इस पानी का कितना बहाव निकला, कितना पानी क्रॉस हो गया। तो विल टॉक अबाउट दिस ऑल्सो स्पेसिफिकली इन कॉन्टेक्स्ट टू द नेशनल इनकम, कि नेशनल इनकम को कैसे काउंट किया जा सकता है बेस्ड ऑन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। जब ये सब कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो नेशनल इनकम की डायरेक्टली बात करेंगे, कैसे मेजर की जाती है, क्या इसके कंपोनेंट्स हैं, क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की जाती है और क्या एक्सक्लूड किया जाता है, वो डिस्कस करेंगे। एंड फिर आपके लिए ये बच्चों का खेल हो जाएगा, जो आप जीडीपी, जीएनपी एंड एनएनपी जैसे कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे। फिर ये आपकी टिप्स पर आ जाएंगी कॉन्सेप्ट। ठीक है, एक बार बस आपने स्टार्टिंग के कॉन्सेप्ट्स को, बेसिक आइडियाज़ को समझ लेना है, उसके बाद कोई डिफिकल्टी नहीं है। और जीडीपी का प्रेजेंट स्टेटस भी डिस्कस करेंगे कि अभी इंडिया की जीडीपी किस दिशा में जा रही है, बिकॉज इस पे भी कई बार आपको कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस और या ट्रेंड बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं। एंड देन इसके पार्ट, इससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कई बार स्टूडेंट्स मिस कर जाते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। पर्सनल इनकम, डिस्पोजेबल इनकम एंड पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, ये क्या होती है इन टर्म्स से बात करेंगे। एंड जो भी रिसेंट चेंजेस आए हैं विद रिस्पेक्ट टू जीडीपी के इस टॉपिक से, उनको कवर अप करेंगे। दैट इज द मेथोडोलॉजी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ का क्या रिलेशन रहता है जीडीपी पे, इसके रिगार्डिंग हमारी एक डिस्कशन होगी छोटी सी। एंड देन जो भी रिसेंट फर्दर डेवलपमेंट्स है, जो भी नए वर्ड्स आजकल ट्रेंडिंग चल रहे हैं, रिसेशन एक ट्रेंडिंग वर्ड है, उसको डिस्कस करेंगे। एंड टेक्निकल रिसेशन, एक नया वर्ड, काफ़ी बज़ वर्ड हो रखा है इस समय, इसे भी डिस्कस करेंगे। तो आज बहुत सारे इंपॉर्टेंट बातें कवर अप होने वाली है। हो सकता है लेक्चर की जो ड्यूरेशन है ये भी थोड़ा एक्सटीड कर जाए, तो डोंट वरी, यू विल अल्टीमेटली गेन समथिंग इंपॉर्टेंट टुडे। ठीक है, चलो फिर शुरुआत करते हैं एंड लेट्स डिस्कस दिस टॉपिक वन बाय वन। सबसे पहले बेसिक आइडिया आपने बस एक छोटी सी कहानी समझनी है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आपको एक फैमिली में एक फैमिली का मेंबर बनना है, बस आपको और कुछ नहीं करना। ये एक फैमिली है जिसमें 5 मेंबर्स हैं। ठीक है, आप समझ लीजिए कि आप इनके नेबर हैं और इनकी फैमिली को आप ऑब्जर्व करते रहते हैं। ठीक है, एक फादर हैं जो कि एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हैं, फार्मर कह सकते हो आप, ही इज़ अ फार्मर, या फिर ये आप कहो कि ये एग्रीकल्चर सेक्टर से पार्टिसिपेशन इनकी रहती है, कि एग्रीकल्चर सेक्टर से इन्वॉल्व है। क्लियर। नाउ ही हैज़ अ सन हु इज बेसिकली हैज़ अ फैक्ट्री, एक फैक्ट्री है इसकी। तो बेसिकली ये इंडस्ट्री से, आपकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से एसोसिएट करता है। दिस पर्सन इज एसोसिएटेड विद मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग से एसोसिएट कर रहा है। देन वी हैव द मिडिल वन, ये जो बेटा है ये क्या कर रहा है, ये सर्विस सेक्टर में एक आईटी इंडस्ट्री है, वहाँ पर काम करता है। आईटी इंडस्ट्री है, वहाँ पर ये काम करता है। एंड सो देयरफॉर इट इज ही इज एसोसिएटेड विद आईटी सेक्टर। नाउ ये जो छोटी सी चिंकी है, इसको हम एसोसिएट करेंगे विद एज अ स्टूडेंट ऑल्सो एंड एज अ समवन हु इज इन अब्रॉड। ठीक है, कि ये बाहर है, अब्रॉड में बैठी है, वहाँ पे स्टडी भी कर रही है और उसके बाद वहीं पर ये जॉब भी शुरू करेगी। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक अर्निंग पीपल, ऑल द अर्निंग पीपल इन द फैमिली। मदर
जो बेसिक इंडिया की एक सोसाइटी में हम देखते हैं कि वुमेन्स आर बेसिकली हाउस होल्ड कॉस्ट को संभाल रहे हैं, या फिर हाउस वाइफ्स हैं, या फिर हाउस मेकर्स आप कह सकते हो। तो पीछे से ये चारों अगर आज कुछ कर पा रहे हैं तो बिकॉज हर मदर इज बेसिकली गिविंग द सपोर्ट। तो ये फैमिली का स्ट्रक्चर आप समझ लीजिए। इतनी सी बात आपको समझने के लिए बस मैं कह रहा हूँ, बाकी सारी चीज़ें आपके लिए ईजी हो जाएंगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये फैमिली का आइडिया क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, अब हमने बात करना है एक दूसरा कॉन्सेप्ट। ठीक है, फैमिली को ध्यान में रखिएगा और एक दूसरा कॉन्सेप्ट समझिए कि अगर आपने कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ का उत्पादन करना है, इफ़ यू वांट टू प्रोड्यूस एनी कमोडिटी और एनीथिंग, देन यू विल बी रिक्वायरिंग सम सपोर्ट सिस्टम्स ऑल्सो। अपार्ट फ्रॉम सपोर्ट सिस्टम यू विल बी रिक्वायरिंग सम मटीरियल। ठीक है, कि कुछ भी अगर आपको बनाना है, एग्रीकल्चर में अगर आप कुछ काम करना चाहते हो तो लैंड चाहिए होगा। ठीक है, तो लैंड चाहिए, उस पर काम करने वाला लेबर या फार्मर चाहिए, अगर उसके पार्ट उस पर आपको फर्टिलाइज़र डालने पड़ेंगे, एंड ऐसे ही आपको कई चीज़ें और भी होंगी। ऐसी अगर आपको फैक्ट्री लगानी है तो फैक्ट्री में लगने वाली रिसोर्सेज क्या हो सकते हैं? आपको लैंड चाहिए फैक्ट्री लगाने के लिए, देन आपको मशीनरी चाहिए, तो मशीनरी खरीदने के लिए पैसा चाहिए, और पैसा क्या बोलते हैं उसे, कैपिटल। तो मशीन आपको लैंड चाहिए, कैपिटल चाहिए, और उस पर जो काम किए जाएगा वो लेबर आपको चाहिए, और फाइनली आप खुद से इन्वॉल्व हो रहे हैं तो आपकी एंटरप्रेन्योरशिप भी चाहिए होगी। ठीक है, तो चार चीज़ें आपको इन्वॉल्व होगी इसमें, और हर एक काम में, हर एक बिजनेस में ये चीज़ें इन्वॉल्व होंगी। कुछ भी आप कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं या फिर कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो ये चार चीज़ें आपको चाहिए। तो यही, इन्हीं को हम बोलते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, कि प्रोडक्शन करने के लिए आपको इन फैक्टर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी आप करें, दीज 4 थिंग्स विल बी रिक्वायर्ड। तो इन एन इकोनॉमिक टर्म दैट डिस्क्राइब द इनपुट यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू मेक एनी इकोनॉमिक प्रॉफिट। ठीक है, तो जो भी इकोनॉमिक प्रॉफिट के लिए के पर्पस से जब आप इन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को लगाते हैं, सो इन फैक्टर्स को लगाते हैं, तो इनको हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो लेट्स सी कि इसमें अल्टीमेटली हमारे पास कौन कौन से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आते हैं। सो यू हैव 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जैसे मैंने बोला, लैंड 1, फर्स्ट इज योर लैंड, सेकेंड इज योर लेबर, एंड थर्ड इज योर कैपिटल, एंड फाइनली फोर्थ वन इज योर एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, अगर आपने कोई भी बिजनेस शुरू करना है, सो दीज विल बी द 4 थिंग्स विच यू विल रिक्वायर। ठीक है, सो लैंड का एक पीस आपके पास आ गया, इसके ऊपर आपने अब मशीनरी लगानी है, फैक्ट्री लगानी है, तो उसके लिए पैसा चाहिए, तो दिस इज योर कैपिटल। और इसमें जो लेबर आके अंदर काम करने वाला है, ये आपका फाइनली हो गया लेबर पार्ट। एंड क्योंकि ये सब कुछ देखने वाले आप हो, तो आप कौन हुए? एंटरप्रेन्योर। आपका दिमाग लगेगा, आपकी मनी भी लगेगी, एंड आपके एफर्ट्स भी लगेंगे, तो यू दैट विल बी ऑल्सो बी इन्वॉल्व, और आपको इन्वॉल्व होना जरूरी है, बिकॉज देन ओनली ऑल दीज थिंग्स विल वर्क। ठीक है, तो चाहे फार्मर के लेवल पे करो, चाहे अंबानी के लेवल पे करो, यू विल बी रिक्वायरिंग दीज थिंग। ठीक है, चलो अभी ये भी क्लियर हो गया है, तो आगे बढ़ते हैं। एंड नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो ये जब सारी चीज़ें आप इन्वॉल्व करते हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसके ऊपर लगाए जाने वाले पैसे को क्या बोलते हैं? कॉस्ट। किसकी कॉस्ट? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कि अब आपने कुछ भी बनाना है, तो लैंड लोगे तो उसके लिए रेंट दोगे। ठीक है, अगर आप लैंड लेंगे तो इसके लिए आपको रेंट देना पड़ेगा। अगर आप लेबर को चाहते हो तो उसको वेजेस देने पड़ेंगे। अगर आप कैपिटल लगाना चाहते हो, तो अगर लोन उठाओगे तो इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। ठीक है, इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। और अगर आप खुद भी इन्वॉल्व हो, तो अल्टीमेटली आप अपने लिए क्या चाहोगे? आप अपने लिए प्रॉफिट चाहोगे। अदरवाइज आप भी कहीं जॉब कर सकते थे, लेकिन आप बिजनेस इसलिए करो ताकि आप प्रॉफिट जनरेट कर सको, तो ये आपका प्रॉफिट का हिस्सा हो गया। और यही जो 4 चीज़ें, इन्हीं को हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, ये आपके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हो गए, और इस तरफ आपके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गए, कि इन सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को इन्वॉल्व करने के लिए जो कॉस्ट आएगी, दैट इज योर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्लियर? नाउ अब इसी को अब आगे बढ़ाएं, इसी कॉन्सेप्ट को हम, तो आपके पास तीसरी चीज़ आपने जो समझनी है, वो समझनी है गुड्स के रिगार्डिंग। ठीक है, ये सारा हम तामझाम क्यों कर रहे हैं, ये सारी इन्वेस्टमेंट हम क्यों कर रहे हैं, ये क्यों सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लगाए और इतना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्यों बेयर कर रहे हैं? ताकि हम कुछ चीज़ें प्रोड्यूस कर सकें। अब प्रोड्यूस क्या करेंगे? प्रोड्यूस करने के कॉन्सेप्ट में भी 2 तरह की प्रोडक्शन आप करते हो। ठीक है, उसमें भी कुछ आप प्रोडक्शन को भी डिफाइन करते हो, कैटेगराइज करते हो कुछ अलग अलग पार्ट्स में। तो सबसे पहले आपके पास एक वो गुड्स हैं जिनको आप बोलते हो फाइनल गुड्स। मतलब अब ये फाइनली तैयार हो गया है और ये एक कंज्यूमर के कंज्यूम करने के लिए उसके सामने पड़ा है। ठीक है, फाइनल गुड कौन से हुए?
which is been positioned or which has been delivered or has been provided to the final consumer which is ultimately going to consume that commodity. ठीक है, अब मोटरसाइकिल है, अगर मोटरसाइकिल आपकी फाइनली अब जिसको आप बेचना चाह रहे थे उसके हाथ में आ गई तो वो आपका फाइनल प्रोडक्ट हो गया, मतलब किसी यंगस्टर को दे दो या किसी एज को दे दो, अगर वो खुद यूज़ करने वाला है तो वो आपका फाइनल प्रोडक्ट हो गया। लेकिन इसी की जगह अगर मैं किसी बात करूँ सिलाई मशीन की, सिलाई मशीन आपकी जो है वो फाइनल प्रोडक्ट नहीं होती, बिकॉज वो आपको फर्दर कुछ प्रोड्यूस करने में हेल्प करने वाली है। ठीक है, फर्दर कुछ यूज़ करने, कुछ बनाने में आपको हेल्प करने वाली है। जैसे कि आप सिलाई मशीन पे एक अनस्टिच्ड कपड़ा लेते हो और उसको फिर उसकी कटिंग करके उसको सिलते हो, और जब आपने सिल दिया और फाइनली वो आपने जो प्रोडक्ट मार्केट में भेजा शर्ट की फॉर्म में, वो शर्ट जब कंज्यूमर परचेज कर लेगा तो वो आपका फाइनल गुड हुआ। क्लियर होगी ये बात? तो फाइनल गुड क्या है? विच इज अल्टीमेटली इन द हैंड ऑफ कंज्यूमर, जो कंज्यूमर के अल्टीमेटली हैंड में आ जाएगा वो आपका अल्टीमेट प्रोडक्ट हुआ। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द कंज्यूमर पार्ट। एंड अब इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं। तो कैपिटल गुड, तो जो आपको ये मैंने सिलाई मशीन का, स्विंग मशीन का एग्जांपल दिया, ये क्या है एक्चुअल में? ये आपका कैपिटल गुड है। ये आपका क्या है? ये कैपिटल गुड है, बिकॉज इस गुड से आप आगे कुछ बनाने वाले हैं, इससे आप आगे कुछ बनाने वाले। क्लियर होगी ये बात? फाइनल गुड क्या है? जो अल्टीमेटली कंज्यूमर के पास है। कैपिटल गुड क्या है? जो यूज किए जाते हैं इन द प्रोसेस टू प्रोड्यूस फर्दर फाइनल गुड्स। क्लियर? नाउ कंज्यूमर गुड, कंज्यूमर गुड तो डायरेक्टली हमने देख लिया कि जो है डायरेक्टली कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है वो। तो ये दो तरीके के हो सकते हैं, ड्यूरेबल एंड नॉन ड्यूरेबल। ड्यूरेबल कैसे? कि जिसकी लाइफ ज़्यादा हो, जिसकी लाइफ जो है, जिसको यूज़ करने के जो तरीके हैं उसमें आप इसे काफ़ी समय तक यूज़ कर पाएंगे। जैसे कि आपका जैसे कि आप वॉशिंग मशीन लगा लो, आपके घर पे यूज़ किए जाने वाला टीवी लगा लो, ये सारे आपके जो है दे आर बेसिकली दे हैव देयर ड्यूरेशन, तो इनको ड्यूरेबल गुड्स बोलते हैं। नॉन ड्यूरेबल गुड्स कैसे? जैसे कि आपका टूथपेस्ट हो गया, आपके घर पे यूज़ होने वाली और कोई भी चीज़ जो आप ज़्यादा समय तक यूज़ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो दैट इज़ नॉन ड्यूरेबल गुड्स। ठीक है, तो क्लियर हो गए ये सारे डायमेंशन। कोई भी डाउट आए कहीं पर भी तो चैट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, लाइव चैट में भी मेंशन कर सकते हो। आई विल आंसर योर क्वेरी। आपके पास सभी का मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी है, एंड नहीं है तो एंड में मैं आपको फिर से प्रोवाइड कर दूंगा, कोई डाउट रहेगा तो बता दूंगे। एक और एग्जांपल से समझाता हूँ इसको। अब नेक्स्ट एग्जांपल मेरे पास है, दैट इज़ कि आपके पास जैसे आप खेत से गेहूँ की कटाई करते हैं। ठीक है, गेहूँ की आपने कटाई कर ली, ये थ्रेशर मशीन लगा के आपने कटाई कर ली। अब यहाँ से आपको क्या मिलेगा? एक तो वीट मिलेगा, एक तो वीट आपके हाथ में आएगा। अब इस वीट का अगर मैं डायरेक्टली फ्लोर बना लूँ, अगर मैं इसका डायरेक्टली फ्लोर बना लूँ तो इस फ्लोर को भी मैं एज इट इज़ यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, रोटियाँ बना के खाई जा सकती हैं। तो कंज्यूमर को मैं डायरेक्टली दे दूँ कि आटे की फॉर्म में वो इसको यूज़ कर लेगा इन द फॉर्म ऑफ योर फ्लोर, आटा। या फिर मैं इसका दूसरा काम कर सकता हूँ, इसको फर्दर इस आटे को प्रोसेस करूँ और मैं इससे फिर बना लूँ ब्रेड। ठीक है, सो एक गुड जो है वो फाइनल गुड भी हो सकता है और आपका जो है कैपिटल गुड की कैटेगरी में भी हम उसे कंसिडर कर सकते हैं अगर वो इन द प्रोसेस यूज़ किया गया है। अब कंसर्न कहाँ पर आता है? दैट कि आप जब ये सारे सोर्सेज को यूज़ करके इन चीज़ों को प्रोड्यूस करते हो और अगर मुझे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालनी है, ठीक है, अभी हम बात कर रहे थे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की, तो मैं किसको इंक्लूड करूँगा? एक फाइनल अगर आपने काउंट करना है एज अ पर्सन कि आपने जो चीज़ें बनाई, एक रीजन है, एक गांव है, अब आप चाहते हो कि हम यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालें, तो मैंने एक तो खेती की कॉस्ट निकाल ली और उसके बाद मैंने जो फाइनली जिस दुकान पर, बेकरी शॉप पर ये ब्रेड पहुँची, उसकी भी कॉस्ट निकाल ली। तो यहाँ पर मुझे वीट का कॉस्ट आया था 20 रुपये, यहाँ पर मेरे को बेकरी का कॉस्ट आया, जो फाइनल प्रोडक्ट आया वो 40 रुपये आया। तो एक आम आदमी क्या करेगा? वो 20 प्लस 40 करेगा, 60 बना देगा इसको। लेकिन आप इस लेक्चर के बाद क्या करोगे? आपने क्या करना है? पहली बात, ये 40 कहाँ से आया? 40 पे अपना प्रॉफिट रखा होगा उसने, अपने सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है वो इंक्लूड की होगी ऑफ कोर्स, लेकिन उसके साथ साथ उसने जो पहले जो उसकी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में चीज़ें लगी उसको भी इंक्लूड कर लिया। तो मतलब ये 20 तो पहले इंक्लूड कर चुका ना, ये 20 तो पहले इंक्लूड हो गया। तो अल्टीमेटली आपका जो प्रोडक्ट आया है 40, इसमें ये कॉस्ट इंक्लूड है, तो 60 नहीं लिखेंगे आप कैलकुलेशन में क्या निकालेंगे? 40 निकालेंगे। तो योर आंसर विल बी
40। क्लियर होगी बात? सो दिस इज द पर्पस टू डिफाइन दीज कैटेगरीज। आपको ये कैटेगरीज डिफाइन क्यों करनी पड़ती हैं? ताकि हम जब इनको टोटल करना चाहें फॉर द पर्पस कि कितना चीज़ें प्रोड्यूस हुई एक इकॉनमी में, तो आप डिफ्रेंशिएट कर सकें कि किसको काउंट करना है, किसको नहीं करना है। बस ये पर्पस है, बस इतना समझना है आपको कि इस पर्पस से हम ये सारी गुड्स को डिफाइन कर देते हैं। क्लियर? अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, बस इसको समझ लो, ये लास्ट कॉन्सेप्ट है, इसके बाद आपको बाकी की स्टोरी बड़ी इजीली क्लियर हो जाएगी। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, जैसे आपको फ्लो ऑफ इनकम मैं अभी स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में बता रहा था। अब फ्लो ऑफ इनकम कैसे काम करता है? अब आपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन देख लिए, आपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी देख ली। सो अब अगर मुझे कहीं पर भी इस गांव के अंदर जहां पर आपके पास एक फैक्ट्री है और एक घर है, या कुछ घर है और एक फैक्ट्री है, ठीक है, ये सारे के सारे इस घर में काम करने वाले लोग जो हैं, इस घर के सारे हाउस होल्ड मेम्बर्स जो हैं, वो इसी फैक्ट्री में काम करने जाते हैं। ठीक है, इसी फैक्ट्री में जो है काम करने जाते हैं। ये एक हाउस होल्ड है और ये वहाँ पर एक फर्म है। सब के सब लोग जो है यहाँ पर काम करने आते हैं और सब के सब लोग इसी फर्म का जो आगे फैक्ट्री के बाहर शॉप खोली हुई है, सब सामान यहीं से खरीदते हैं। ठीक है, सब सामान यहीं से खरीदते हैं। ये बस दो चीज़ें क्लियर करनी है। एक एग्जांपल से हम समझ रहे हैं, एक हाउस होल्ड मतलब एक गांव है जिसमें कई सारे घर हैं और उस गांव में सिर्फ एक ही फैक्ट्री है जहाँ पे सब कुछ बनाते हैं। आप ये लगाइए, आप सुई से लेके वो आपका ट्रैक्टर तक सब बनाते हैं, आपका अनाज भी सब बनाते हैं, सब कुछ वहीं से आ रहा है। तो ऐसे में क्या होगा इस गाँव में कि जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो भी इस गाँव से आएंगे, तो लेबर भी इसी गांव से आएगी, पैसा भी इसी गांव से लगेगा, कोई एंटरप्रेन्योर भी इसी गांव का होगा, और साथ ही साथ आपका जो भी जो लैंड का रेंट आना है, या फिर जो लेबर की वेजेस आनी है, या फिर जो एंटरप्रेन्योर का पैसा लगना है, वो भी सारा आपका एक ही जगह से जा रहा है। ठीक है, वो सब कुछ भी आपका एक ही जगह से जा रहा है। तो मतलब यहाँ से हाउस होल्ड की कमाई कहाँ से? क्योंकि सब के सब इसी फॉर्म में काम करें, तो इनकी इनकम कहाँ से आ रही है? यहीं से आ रही है। ठीक है, और आ कैसे रही है ये इनकम? क्योंकि इन्होंने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दे रखे हैं इस फैक्ट्री को। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या दे रखे हैं? एक लैंड भी इसी फैक्ट्री लगाने के लिए लैंड भी इन्होंने दिया, तो इसका रेंट आ रहा है। ठीक है, इनकम की फॉर्म में रेंट आ रहा है इनका, तो यहाँ मैं रेंट लिख देता हूँ, यहाँ लैंड लिख देता हूँ। ठीक है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में नेक्स्ट क्या आएगा हमारे पास? दैट इज कैपिटल, मशीनरी। ये लगाने के लिए पैसा भी यहीं पर इन्हीं हाउस होल्ड्स ने दिया, तो कैपिटल दिया है, तो इस पर इंटरेस्ट भी कमाएंगे, इंटरेस्ट भी कमाएंगे, तो इनकम का एक सोर्स हो गया। ऐसे ही आपके पास फर्दर जो है हमारे पास इसमें अगर हम फर्दर जाएंगे तो लैंड, कैपिटल एंड देन आपके पास जो है एंटरप्रेन्योरशिप आएगी, और एंटरप्रेन्योरशिप से आपके पास लेबर उससे पहले आती है, तो लेबर को भी इसमें इंक्लूड कर लेते हैं। अब लेबर को आपने, ये सारे लोग काम भी इसी फैक्ट्री में कर रहे हैं, फिर लेबर अगर काम करी तो लेके क्या घर जाएगी? वेजेस लेके जाएगी, घर वेजेस लेके जाएगी, वेजेस लेके जा रही है। नाउ नेक्स्ट, अब जिस एम्प्लॉयर ने सब कुछ काम रखवाया है फैक्ट्री में, जो इन्वेस्टमेंट किया है अपना भी और अपने पैसे का भी, वो कौन है? वो एंटरप्रेन्योर है, वो एंटरप्रेन्योर है। तो फाइनली ये भी कुछ फ़ायदा चाहेगा और ये भी इसी गांव में रहता है, तो ही विल ट्राई टू गेन प्रॉफिट। ये प्रॉफिट के लिए काम करेगा, ये प्रॉफिट के लिए काम करेगा। सो मतलब इनके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से जो ये चीज़ें इस्तेमाल के लिए दे रहे हैं इंडस्ट्री को, फैक्ट्री को, वो इस्तेमाल हो रही हैं और वहाँ से आने वाला पैसा इनके घर आ रहा है। अब इनके यहाँ पैसा जब घर आता है तो अब इनको मार्केट से सामान भी चाहिए घर चलाने के लिए, तो वो सामान भी कहाँ से आ रहा है? वो सामान भी इसी फैक्ट्री से आ रहा है। तो इनकम जितनी भी आ रही है, उस इनकम को यूज़ करते हुए एक्सपेंडिचर भी जो है वो यहीं पर कर रहे हैं। ठीक है, तो आपका सर्कुलर फ्लो क्या बना कि इनकम यहाँ से आ रही है हाउस होल्ड के पास, और हाउस होल्ड खर्च कहाँ पे रहा है? इसी फर्म के प्रोडक्ट खरीदने के लिए। तो आपका एक सर्कुलर फ्लो बन गया कि एक तरफ से इनकम आ रही है, दूसरी तरफ से खर्चने के लिए भी उसी फैक्ट्री को दे रहे हैं, और फिर ये सर्कुलर फ्लो चलता रहेगा। अब इसके बाद देखिए, अब ये खर्चेंगे तो इसके लिए पैसा देंगे, तो पैसा आपका यहाँ पे आ जाएगा और गुड्स एंड सर्विसेज यहाँ आ जाएंगी। ठीक है, तो यही आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है कि आप एक तरफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दोगे, उसके बदले में इनकम मिलेगी, दूसरी तरफ आप कुछ सामान खरीदोगे, उसके बदले में आपको पैसा देना पड़ेगा। तो ये आपका सर्कुलर फ्लो इस तरह से बन जाता है। तो दिस इज द
ईजी एंड सिंपलेस्ट फ्लो ऑफ इनकम, सबसे फ्लो ऑफ इनकम का सबसे सिंपल तरीका ये हुआ। अब इसको अभी तो हमने सिर्फ एक गांव के लेवल पे बात की थी, आपको यहाँ तक समझ में आ गया तो आगे कोई डिफ़िकल्टी नहीं आएगी, बट बी वेरी श्योर। अब आपने क्या करना है, कुछ नहीं करना, बस ये बात समझना कि किसी भी कंट्री की इकॉनमी में दो ही चीज़ तो होती नहीं कि सारा हाउस होल्ड एक ही फैक्ट्री से सामान खरीद रहा हो या एक ही फैक्ट्री हो, ठीक है, कई सारी फैक्ट्री और कई सारे हाउस होल्ड, और इसके पार्ट आपके पास कई सारे और भी लोग आ जाते हैं, जैसे कि एक गवर्नमेंट भी आएगी बीच में जो कि टैक्स लगाने में माहिर होती है, टैक्स लगाती है, ठीक है। ऐसे ही जो हमारे हाउस होल्ड हैं वो सब कुछ इंडिया से तो खरीदते नहीं, वो बाहर से भी खरीदते हैं। तो आपके पास अब इन दो के अलावा दो लोग और जुड़ेंगे इस सिस्टम में, इस सिस्टम में दो लोग और जुड़ेंगे और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स दिखेगा, लेकिन अगर आप चीज़ें समझ गए हो तो कोई डिफ़िकल्टी नहीं आने वाली। बस ये लास्ट चीज़ आपको समझ जाना है। अगर आप पहले तक समझ चुके हो तो यहाँ पे बिल्कुल समझ जाओगे। क्या है अब आपके पास, ये आपका हाउस होल्ड वहीं का वहीं है, ये आपकी फर्म वहीं की वहीं है, गुड्स एंड सर्विसेज परचेज कर रहे हैं, उसके बदले में पैसे दे रहे हैं, तो आपका ये फ्लो वही है जो पहले था। लेकिन इन बिटवीन गवर्नमेंट आती है आपके पास, तो यहाँ पर आपके पास इन बिटवीन इनके बीच में एक तीसरी पार्टी आ गई, दैट इज़ गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट क्या कहेगी, गवर्नमेंट बोलेगी तुम्हारे पास इनकम आई, तुम इनकम टैक्स दो। तो पैसा निकल के, सारा पैसा चीज़ें खरीदने के लिए नहीं गया फर्म में, कुछ पैसा बीच में टैक्स की फॉर्म में गवर्नमेंट ने निकाल लिया बीच में से, ठीक है। ऐसे ही फर्म को भी जो भी पैसा कमाया उसने सारा बिजनेस करने के बाद, वो सब कुछ सबका सब इन्वेस्ट करेगा ऐसा नहीं है, या फिर सबका सब इन दोबारा से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की पेमेंट करने के लिए दे देगा ऐसा नहीं है, उससे भी गवर्नमेंट कुछ टैक्सेस लेगी, ठीक है। तो आपका एक टैक्स ऐड हुआ। इसके अलावा गवर्नमेंट भी, क्योंकि किसी भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में, किसी भी रिपब्लिक गवर्नमेंट का एक रोल रहता है लोगों का वेलफेयर, लोगों की भलाई के लिए किए जाने वाले काम, रोड बनाना, सड़कें बनाना, अभी टॉयलेट भी बना रही है गवर्नमेंट, और साथ में सोशल सिक्योरिटी स्कीम तो चलती है। लास्ट ईयर आपने देखा लॉकडाउन के बाद गवर्नमेंट ने चाहे पीडीएफ सिस्टम हो, चाहे और तरीके से सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की कोशिश हो, लोगों तक हेल्प पहुंचाई है। तो वो हेल्प पहुंचाने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, पैसा खर्चेगी, चाहे हॉस्पिटल बनाना हो, चाहे एम्बुलेंस का अरेंजमेंट करना हो, चाहे बेड्स का अरेंजमेंट करना हो, तो गवर्नमेंट पैसा खर्चेगी। अब जब गवर्नमेंट पैसा खर्चेगी तो वही बात होगी जो हाउस होल्ड कर रहा था, हाउस होल्ड भी पैसा खर्चता था, सामान कहाँ से लेता था, फर्म से। अब गवर्नमेंट भी खर्चेगी तो कहाँ से सामान खरीदेगी, फर्म से, और उसके बदले में पैसे भी देने पड़ेंगे। तो ये गुड्स एंड सर्विसेज अब परचेज करेंगे और इसके एवरेज में पैसे भी देने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी एक सर्कुलर फ्लो बनेगा और यहाँ पर भी एक सर्कुलर फ्लो बनेगा, बिकॉज सोशल, अब गवर्नमेंट जो भी पैसा सामान खरीदने में लगा रही है उतना ही पैसा वो जो है आपको बेनिफिट देने में लगाती है। जैसे कि पीएम किसान स्कीम हो गई, पीएम किसान स्कीम हो गई, पीएम किसान स्कीम में क्या करेंगे, आपको बोलेंगे 6,000 रुपये महीने का हम आपके अकाउंट में डालेंगे, 6,000 रुपये साल का हम आपके अकाउंट में डालेंगे। तो अल्टीमेटली व्हाट यू गॉट, दैट इज़ कि हाउस होल्ड जो हैं आपको आपको यहाँ पे पैसे दे रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज़ योर हाउस होल्ड। क्लियर हो गया बात। नाउ ये हो गया अब गवर्नमेंट का रोल। इस रोल को फर्दर एक्सपैंड करते हैं और इसमें अब हम इंक्लूड करते हैं बाहर की मार्केट को, ठीक है, फॉरेन मार्केट को इंक्लूड करते हैं, क्योंकि आप सबका सब सामान एक ही फर्म से नहीं ले रहे हो, आप इंपोर्ट भी कर सकते हो किसी और कंट्री से, तो इसलिए रेस्ट ऑफ वर्ल्ड इसको बोला जाता है। तो आपने बाहर से भी ऐड किया, तो यहाँ से आप इंपोर्ट करोगे तो इंपोर्ट के लिए आपको पैसा भी देना पड़ेगा, तो फिर आपका सारा जो पैसा टैक्स की फॉर्म में गवर्नमेंट के पास या परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए फर्म के पास नहीं जा रहा, कुछ पैसा आपकी कंट्री से बाहर भी जा रहा है। तो इस सर्कुलर फ्लो में इस पाइप में एक लीकेज आ गई, इस सर्कुलर फ्लो वाली जो पाइप थी इसमें लीकेज आ गई, किस नाम की, दैट इज़ रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, जहाँ पे आप इंपोर्ट करो। बिकॉज इंपोर्ट के लिए पैसा दे दिया, वो पैसा आपकी कंट्री में वापस नहीं आ रहा ना, बिकॉज आपने सामान खरीदा है, तो वो पैसा वापस नहीं आ रहा है कंट्री में। लेकिन कई बार वो पैसा वापस आता भी है इन द फॉर्म ऑफ कि ये फैक्ट्री कुछ एक्सपोर्ट भी करेगी, ये फैक्ट्री कुछ एक्सपोर्ट भी करेगी, और जब ये फैक्ट्री कुछ एक्सपोर्ट करेगी तो उसके बदले में इसको प्रॉफिट मिलेगा या फिर इनकम मिलेगी। So that will be called your income from the other sources, income from the abroad and imports के थ्रू। So ये आपका अब हुआ है पूरा सर्कुलर फ्लो कंप्लीट अभी के इकोनॉमिक सिस्टम के हिसाब से, ठीक है, क्लियर हुआ।
अब बस इसमें से अब एक छोटी सी बात कैटेगराइज कर दो कि सर्कुलर फ्लो में कौन सी चीज़ें ऐड करने वाली हैं और कौन सी चीज़ें माइनस करने वाली। ठीक है, जैसे कि अगर मैंने आपको बोला कि ये पूरा सर्कुलर फ्लो बना हुआ था पहले, जैसे हमने डिस्कस किया, एक थर्ड पार्टी आपकी फोर्थ पार्टी आ गई, दैट इज़ फॉरेन मार्केट। तो वहाँ से अगर आप कुछ सामान मंगा रहे हो तो ये जो सर्कुलर फ्लो में पैसा घूम रहा था, ये पैसा सबका सब यहाँ नहीं आया, कुछ पैसा बाहर चला गया, इंपोर्ट की फॉर्म में बाहर चला गया। ठीक है, तो ये इनको हम बोलते हैं लीकेजेस, इनको हम बोलते हैं लीकेजेस। और लीकेजेस में आपके इंपोर्ट भी आते हैं, टैक्स की फॉर्म में जो आप पैसा दे रहे हो वो भी आते हैं, और सेविंग करके क्योंकि आपने अपने पास ही रख लिया, फर्दर इस सर्कुलर फ्लो में नहीं डाला, इस हाउस होल्ड ने अपने घर में ही तिजोरी में पैसा रख लिया सेफ में, तो वो आपका लीकेजेस में आया कि फर्दर सर्कुलर फ्लो से बाहर जा रहा है पैसा। ऐसी कुछ चीज़ें इस सर्कुलर फ्लो में ऐड भी होती हैं, जैसे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करेगी तो हाउस होल्ड के अलावा गवर्नमेंट अपनी तरफ से पैसा पुश कर रही है मार्केट में, इस पाइपलाइन में पैसा गवर्नमेंट भी डाल रही है, तो दिस इज़ योर गवर्नमेंट स्पेंडिंग। एंड देन ऐसे ही आपके पास इन्वेस्टमेंट आ जाती है, लोग एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करते हैं इस सारी प्रोसेस के अलावा, पीपल एंड द एंटरप्रेन्योर विल ऑल्सो इन्वेस्ट, तो वो भी इसमें आ जाएगा। और जब एक्सपोर्ट करोगे तो वहाँ से भी कमाई आएगी, तो एक्सपोर्ट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ इट, एक्सपोर्ट भी इसका पार्ट हो गया। तो दिस इज़ अबाउट होल ऑफ दिस सर्कुलर फ्लो। अब इसमें इक्विलिब्रियम बनाना है, तो बस ये बैलेंस बना रहना चाहिए ताकि जो ये पाइपलाइन है इसमें फ्लो जो है बरकरार रहे, कभी कम ना हो कभी ज़्यादा ना हो, बिल्कुल बैलेंस में रहे। तो लीकेजेस और इंजेक्शन अगर बराबर हैं आपके ये दोनों पोर्शन, तो आपका जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है वो भी आपका इक्विलिब्रियम पे रहेगा। ऑलराइट, चलिए फिर नेक्स्ट हम चलते हैं। अपना ये सारा फ्लो ऑफ इनकम अगर क्लियर हो गया है आपको, सो दैट इज़ बेस्ट थिंग। अब आपको आगे कोई डिफ़िकल्टी नहीं आने वाली। अगर कोई छोटी मोटी बातें रह भी गई हैं तो अभी क्लियर कर देंगे उसे, वो भी क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं रिगार्डिंग ग्रॉस इन्वेस्टमेंट की। अब देखो, कोई भी इन्वेस्टमेंट आप करते हैं, इवन इफ़ यू परचेज अ कार और मोटर बाइक, कुछ भी परचेज करोगे तो ओवर द ईयर जो उसकी वैल्यू है वो डिप्रिशिएट करती है, मतलब कम हो जाती है। सेम वैल्यू नहीं मिलेगी आपको मार्केट में। आपने जिस रेट पर कार खरीदी, 10 लाख की कार खरीदी या 60 लाख की बाइक खरीदी, तो जब दोबारा अगले ही दिन आप बेचने जाएंगे या फिर 1 साल के बाद 2 साल के बाद आप उसे बेचने जाएंगे, तो आप उसको 10 लाख के बदले 5 लाख मिलेगा, या 60 लाख की बाइक के बदले आपको 30,000 मिलेगा। सो इसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन, कि वैल्यू डिप्रिशिएट होगी। कैसे? क्योंकि आपने कार चलाई है, उसकी टायर, इंजन, सब कुछ उस पर इफेक्ट आया है। ओवर द ईयर्स उनकी जो एफिशिएंसी है वो डिक्रीज़ करेगी एंड उसके अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू डिक्रीज़ करती है। तो ये मशीनरीज के साथ भी होता है और बहुत सारे और भी गुड्स के साथ होता है। तो आप जब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की तो दो बातें आ जाती हैं। एक तो उसे एक बोलते हैं हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, जहाँ पे हम ये सारी कॉस्ट इन्वॉल्व कर लेते हैं कि जिस भी रेट पे आपने चीज़ खरीदी और ओवरऑल जो भी उसमें डेप्रिसिएशन हुआ वो सब कुछ हम इसमें इंक्लूड करते हैं। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज द टोटल वैल्यू ऑफ न्यूली प्रोड्यूस्ड कैपिटल गुड, प्लांट, इक्विपमेंट, मशीनरी, हाउसिंग, इन्वेंट्री एंड एवरीथिंग। तो ये आपका होता है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। अब इसमें से आपका ये जो डेप्रिसिएशन है ये निकाल दीजिए। ये जो ओवर द ईयर जो वैल्यू की एसेट में जो वैल्यू ऑफ एसेट में जो कमी आई है उसको आप माइनस कर दीजिए। तो आपके पास इस ग्रॉस इन्वेस्टमेंट से डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो निकलेगा वो आपकी होगी नेट इन्वेस्टमेंट, वो आपकी नेट इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे बस इतना समझिएगा, ये जो ग्रॉस का जी है, इस ग्रॉस के जी को अगर आप इसमें से डी माइनस कर देंगे तो आपको एन मिल जाएगा। एन मतलब नेट, एन मतलब नेट। ठीक है, तो क्या करना है, बस छोटा सा काम करना है कि ग्रॉस में से डी निकालिए, डेप्रिसिएशन निकालिए, आपके पास एन आ जाएगा, दैट इज नेट। बस इसको नेट को याद रखिएगा, बाकी अब आपको डिफिकल्टी अब नहीं आएगी। बस जितना आपको समझना था अब आपको समझ चुके हैं, बस इसको अप्लाई करेंगे। अब हम इसको अब हम अप्लाई करेंगे और इसको अप्लाई करते हुए हम हर एक टर्म्स को समझेंगे, चाहे जीडीपी हो, चाहे जीएनपी हो, चाहे जीएनआई हो। ठीक है, कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। ये सिर्फ एक एब्रीवेशन जैसा रह जाएगा आपके लिए, इन सबको करेंगे। सो सबसे पहले बात करते हैं एक बार जीडीपी की, और जीडीपी को समझने के बाद बाकी सारी चीज़ें हमारे लिए हो जाएंगी ईजी। सो जीडीपी में सबसे पहली बात आपके आती है कि जीडीपी को बोला कैसे। बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ किया जाता है वर्ड, हमने भी अपने लेक्चर्स में यूज़ किया, समझाएंगे आज। क्या होता है कि पूरी कंट्री का वो जो फ्लो ऑफ इनकम अभी आपने देखा था, आप इस फ्लो ऑफ इनकम को पूरी कंट्री पे अप्लाई कर दीजिए और फिर ये देखिए कि एक साल में इस फ्लो ऑफ इनकम में क्या वृद्धि हुई है और क्या कमी आई है। और अगर वृद्धि हुई है तो वो वही आपकी जीडीपी कहलाती है।
तो वही आपकी वृद्धि जो है वही जीडीपी कहलाती है। मतलब एक साल में जितने भी फिनिश्ड गुड्स आपने बनाए, एक साल में ऑल द फिनिश्ड गुड्स विच यू हैव मैन्युफैक्चर्ड, गुड्स हो गया या सर्विसेज हो गई, मेड ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज आपने प्रोड्यूस की है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, वो आपकी हो गई जीडीपी। इजी बात थी, बस इसी में एक दो चीज़ और ऐड करेंगे और ये खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट, जीडीपी प्रोवाइड्स एन इकोनॉमिक स्नैपशॉट ऑफ एन कंट्री यूज टू एस्टिमेट द साइज ऑफ एन इकॉनमी। ठीक है, बस आप जीडीपी का ये तो हम देख चुके हैं कि जब भी हमें किसी भी चीज़ का ग्रोथ देखना हो, अभी मैं आपको इंडस्ट्री करा रहा था लास्ट लेक्चर में, तो मैंने आपको बताया कि जीडीपी में 6.11% का 6.11% का जो कंट्रीब्यूशन है वो एमएसएमई सेक्टर का है मैन्युफैक्चरिंग में। तो क्या था वो, जीडीपी के कॉन्टेक्स्ट बताकर आपको ये समझाने की इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है। तो जीडीपी एक बड़ी पिक्चर आपको बता देता है कि कंट्री कैसा परफॉर्म कर रही हो, कौन सी कंट्री किस स्टेज ऑफ ग्रोथ पे है, किस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट पे है। तो इस पर्पज़ से हम यूज़ करते हैं। और इसको अब जीडीपी को कैलकुलेट करने के भी बड़े सारे तरीके, इन तरीकों को भी हमने समझना, बिकॉज एग्जाम में आ जाते हैं। तो कई तरीके होंगे, एक पाइपलाइन में फ्लो ऑफ इनकम को भी देखने के, तो वही आपके जो तरीके हैं उसी को हम बोलते हैं, 3 तरीके के होते हैं ये आपके पास। यू विल बी हैविंग, वन इज़ योर एक्सपेंडिचर, प्रोडक्शन एंड देन योर इनकम मेथड। इन्हीं को हमने समझना है इन डिटेल। वी विल टॉक अबाउट दिस नाउ ये 3 जो मेथड्स हैं आपके पास, मैंने एक टेबल की फॉर्म में बनाया ताकि आपको याद रहे। अब आपने करना क्या है, अगर आपने मेथड चूज़ किया कि मैं जीडीपी की कैलकुलेशन एक्सपेंडिचर मेथड से करूँगा, तो क्या करोगे आप, एक्सपेंडिचर देखोगे कि किसने कहाँ पे कितना खर्चा। याद है वो फ्लो ऑफ इनकम का चार्ट, कि आप खर्चा देख लो या कमाई देख लो, आपको आखिर में रिजल्ट एक ही मिलेगा, क्योंकि आप सेम फैक्ट्री से सामान खरीदते हो और सेम फैक्ट्री में काम भी करते हो। तो कमाई भी उतनी आएगी, बिकॉज जितना फैक्ट्री कमाएगी उतना ही डिस्ट्रीब्यूट होगा कमाई के रूप में, और खर्चों की भी उतना ही जितना कमाई आ रही है, बिकॉज एक फैक्ट्री से ही कमाई आती है आपकी। एक फैक्ट्री से आपको रेंट आ रहा है, वेजेस आ रहे हैं, एंटरप्रेन्योर से प्रॉफिट आ रहा है, एंड देन कैपिटल से इंटरेस्ट आ रहा है। तो यही 4 चीज़ें आपको अल्टीमेटली आने वाली है। तो चाहे मैं ये मीटर आपका इनकम वाली साइड पर लगा दूं, चाहे ये मीटर आपका एक्सपेंडिचर वाली साइड पर लगा दूं, रिजल्ट विल सेम। तो मैंने कहाँ लगाया ये मीटर, अभी एक्सपेंडिचर वाली साइड पे लगाया, और वहाँ से मेरे पास जो चीज़ें इंक्लूड करूँगा मैं, ऑफ कोर्स मैं कंजप्शन इंक्लूड करूँगा, जो लोग खर्च रहे, गवर्नमेंट जो खर्च रही है वो भी एक्सपेंडिचर है, जो स्पेंडिंग की गई इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से वो भी इसमें इंक्लूड की जाएगी। और फाइनली जो आपका चेंज इन वैल्यू ऑफ स्टॉक, कि एक फैक्ट्री में ओवरऑल सारी इंडस्ट्री को आप इंक्लूड कर लो, सारी कंट्री की इंडस्ट्रीज इंक्लूड कर लो, कितनी नई चीज़ें फाइनली उनके स्टॉक में आई वो भी हम इंक्लूड करेंगे। ठीक है, कितना एडिशन किया। एक्सपोर्ट से बिकॉज कमाई होती है तो उसको भी इंक्लूड करते हैं। इंपोर्ट से आपकी सर्कुलर फ्लो से लीकेज निकलती है, हमने देखा था, तो ये आपका इंपोर्ट, हम इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, तो जब जीडीपी कैलकुलेट करनी है तो उसमें से हम एक्सपेंडिचर की मेथड अगर लगा रहे हैं तो इंपोर्ट हम माइनस कर देते हैं, बिकॉज यहाँ से पैसा आया नहीं है, पैसा गया है। क्लियर होगी बात। और यही आपका फाइनली होगा जीडीपी। तो ये क्या है, ये एग्रीगेट डिमांड है। एग्रीगेट डिमांड के बेसिस पे आपने निकाल दिया जीडीपी। क्लियर हो गया, ये एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका, दैट इज जीडीपी फैक्टर इनकम। कैसे काम करता है, अब आपने वो मीटर जो पहले एक्सपेंडिचर की साइड पे लगाया था वो इनकम की साइड पे लगा लो। ठीक है, फैमिली याद है हमारी, जहाँ पे आपके पास फार्मर है जो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है, जो ब्रदर है वो इंडस्ट्री में इन्वॉल्व है, और जो दूसरा ब्रदर है वो आईटी सेक्टर में। तो जो इंडस्ट्री में है वो तो किसी ना किसी तरीके से एक्सपेंडिचर कर रहा है एंड वहाँ से कमाई आ रहा है। अब फादर की कमाई को कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब इनकम जो इनकम सोर्स है एक फादर का वो एग्रीकल्चर है, और एग्रीकल्चर से होने वाली कमाई को मेजर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बिकॉज आपके पास कोई बही खाते नहीं होते, आपको कोई बिल्स नहीं मिल रहे प्रॉपरली, या फिर फादर क्या है कि प्रॉपरली बिल नहीं दिखा पा रहे, बिकॉज जिन सेक्टर में वो काम कर रहे हैं एग्रीकल्चर सेक्टर वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, तो आपको प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ मनी या फ्लो ऑफ मनी देखने को नहीं मिलता। तो सबसे सिंपल तरीका क्या है इसका, आप ये देख लो कि फादर आपके जो है महीने में कितना पैसा खर्चते हैं, उतना ही खर्चेंगे जितना कमाया होगा। तो ये कमाई जो है, यही आप मीटर जो आपने एक्सपेंडिचर पे लगाया, तो आपको पता लग गया कि फादर साहब हमारे जो है पूरे साल में कितना कमाई कर रहे हैं। ठीक है, या महीने में कितना कमाया होगा उसी के हिसाब से खर्चा है, तो खर्चा देख लो, कमाई पता लग जाएगी। तो ये मेथड मेनली हम एग्रीकल्चर सेक्टर में यूज़ करते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर में आपको सोर्स ऑफ इनकम देखना और डिफिकल्ट है कि पैसा आ कहाँ से रहा है, लेकिन जा कहाँ रहा है वो देख सकते हो।
कि कहीं एक विलेज एरिया में मोटर बाइक खरीदी गई है, मसालों पे खर्चा गया, दूध पे खर्चा गया, अनाज पे खर्चा गया है, ठीक है, तो आपको दिख जाएगा कि ओवरऑल इतने खर्चे हुए, फाइनल गुड पे इतना हुआ है, ड्यूरेबल नॉन ड्यूरेबल पे इतना इतना खर्चा हुआ है, आपको कैलकुलेशन में आ जाएगा, ठीक है। तो फादर की इनकम इस तरह से कैलकुलेट कर ली। अब आइए दूसरे बेटे की कमाई पे जो कि IT सेक्टर में काम करता है। अब उसको तो महीने के महीने पे स्लिप मिलती है ना, उसको तो महीने के महीने अकाउंट में सैलरी आती है, तो उसका बहुत ही ईजी है आपको कैलकुलेट करना, बिकॉज ऑर्गेनाइज सेक्टर है तो हर एक चीज़ डिफाइंड है, हर एक चीज़ क्लियर है। तो आप फैक्टर इनकम के बेसिस पे कर लीजिए। तो देखिए कि इनकम फ्रॉम पीपल इन जॉब और सेल्फ एम्प्लॉयड कैसे कितना आ रहा है, उनके वेजेस एंड सैलरीज इंक्लूड कर लीजिए एक। दूसरा, प्रॉफिट जो प्राइवेट सेक्टर में बिजनेसेस कमा रहे हों वो भी आपको रिटर्न फाइल करते तो वहाँ से भी कैलकुलेट हो जाएगा, तो दिस इज सेकेंड। अब बाहर से आपको रेंट इनकम फ्रॉम द ओनरशिप ऑफ लैंड से भी कुछ ना कुछ आ रही होगी, तो रेंट भी आपको दिख जाएगा कि इनकम वहाँ से भी आपके अकाउंट में क्रेडिट हो रही है, तो इनकम मेथड आप लगा सकते हो। तो IT सेक्टर जैसी इंडस्ट्रीज को में हम इस मेथड से हम कैलकुलेट कर लेते हैं GDP, बिकॉज इंडिया में या किसी भी कंट्री में GDP कैलकुलेशन करना कोई इजी टास्क नहीं है। बहुत सारे सेक्टर हैं और हर एक सेक्टर की अलग अलग नेचर होती है। जैसे मैंने बोला एग्रीकल्चर आपका अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, तो आपको ट्रांजैक्शंस होती नहीं दिखेंगी लेकिन एक्सपेंडिचर दिख जाएंगे, तो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट। ऐसे ही IT सेक्टर में आपको आपको कोई प्रोडक्शन होते हुए नहीं दिखेगी, आपको नहीं दिखेगा कि कोई चीज़ बनी और उसी इतने रुपए में उसको बेचा गया, बिकॉज सॉफ्टवेयर्स हैं, ठीक है, ये सर्विसेज हैं, नहीं दिख पाएगा आपको ये नहीं दिखेगा कि टूरिज्म सेक्टर से कितना पैसा आ रहा है या कितनी कमाई जो है आप खर्च रहे हो, आपको लेकिन कमाई के साथ दिख जाएंगे कितना पैसा आया। तो दिस इज़ हाउ यू कैन कैलकुलेट थ्रू कुछ एरियाज़ में हम फैक्टर इनकम का मेथड लगा के भी कैलकुलेट करते हैं। कर कुछ नहीं रहे, हम बस उसी पाइपलाइन में अलग अलग जगह पे मीटर को लगा रहे हैं ताकि हमें पता लग जाए कि कितनी कहाँ से फ्लो ऑफ इनकम चल रही है, और एग्जैक्टली हम टोटल कर लेंगे, फिर हमें मेजर मिल जाएगा। नाउ थर्ड आपके पास होता है वैल्यू एडिशन मेथड। ये हम स्पेसिफिकली लगाते हैं इन योर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। जो एक बेटा आपका मैन्युफैक्चरिंग में भी था इस फैमिली का, सो उसकी कमाई देखने के लिए हमने कहाँ लगा दिया कि वो जो चीज़ें अपनी फैक्ट्री में बना रहा है उसमें कितनी वैल्यू ऐड की, कि अगर आटा खरीदा और उससे आगे चल के ब्रेड बनाई है, तो वो ब्रेड बनाने की प्रोसेस में फाइनली उसने क्या वैल्यू ऐड किया, कि 20 रुपये का आटा लिया था, 40 रुपये में ब्रेड बेच रहा है, तो 20 रुपये की वैल्यू ऐड की, तो वो 20 रुपये हम जो है इंक्लूड कर लेंगे, वो 20 रुपये जो हम वैल्यू एडिशन मेथड में हम ऐड कर लेंगे। तो वैल्यू एडेड फ्रॉम ईच ऑफ द मेन इकोनॉमिक सेक्टर, ठीक है। और इसमें हमारे पास मेनली सेक्टर कौन कौन से रहते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, मैन्युफैक्चरिंग एंड योर कंट्री जो सेक्टर है वो भी इसमें हम इंक्लूड करते हैं। तो बस इतना सा ये मेथड है, तीन मेथड हैं, तीन अलग अलग एरियाज़ को अलग अलग फील्ड्स की इनकम को कैलकुलेट करने के लिए। क्लियर होगी बात? चलिए अब हम बढ़ेंगे आगे टूवर्ड्स द अदर पार्ट ऑफ द लेक्चर। नाउ द अदर पार्ट इज, अब है आपकी नेशनल इनकम अकाउंटिंग का समय। अब आपने मेथड देख लिया, आपने देख लिया कि क्या माइनस करना है क्या प्लस करना है, और बस अब नेशनल इनकम अकाउंट कर दीजिए। कैसे करेंगे? आप देखिए कि कंट्री का कंजप्शन कितना हुआ, सारे सिटीजन्स का कितना कंजप्शन है, गवर्नमेंट का कितना कंजप्शन है, इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू कितना आया, एक्सपोर्ट से कितना कमाया और इंपोर्ट में क्या गवाया, क्या खर्च हुआ है, बिकॉज पैसा आप देने वाले हो। बाहर से फॉरेन प्रोडक्शन बाय इंडियन नेशनल्स, कि बाहर इंडिया के नेशनल जो रहते हैं वो बाहर रह के भी कमा रहे हैं। जैगवार कंपनी जो है टाटा ने खरीद ली, तो जैगवार ब्रिटेन में भी सेल कर रही है अपना सामान। जैगवार कार जो है वो ब्रिटेन में भी सेल हो रही है, यूरोप में भी और अमेरिका में भी सेल हो रही है, तो वहाँ से भी कमाई आएगी, तो वो रतन टाटा के अकाउंट में फाइनली क्रेडिट होगी, तो इंडियन रेजिडेंट है वो, तो यहाँ पर हम नेशनल इनकम में भी उसे ऐड कर लेंगे। एक बात। दूसरी बात, इंडिया में भी कई सारी MNC काम करती है, तो वो जो यहाँ पे कमाएंगे उनके आखिरकार जो मालिक है वो तो बाहर है, तो ये जो सारा प्रॉफिट होगा वो तो बाहर चला गया, वो तो अपने साथ ले गए ना, सो ये हम उसमें से माइनस करेंगे, तो दिस विल बी माइनस फ्रॉम दिस। तो यहीं से आपकी आ जाएगी नेशनल इनकम। बस इतना सा काम करने के बाद आपके पास नेशनल इनकम आ जाएगी। नाउ अब यहीं से कैलकुलेशन दिखाता हूँ आपको। अब आपने बस और कुछ नहीं करना, बड़े सिंपल तरीके से सारे टर्म्स अभी के अभी क्लियर होंगे आपको। मैंने आपको एक बात बोली थी, नेशनल इनकम तो ओवरऑल आपके पास आ गया, अलग अलग मेथड्स हैं कैलकुलेशन के। अब मैंने आपको बोली थी बात कि जैसे GDP है, GDP की फुल फॉर्म ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यही थी। तो आपने अब कुछ नहीं करना, मैंने आपको बोला था ग्रॉस को आपको इसमें से डेप्रिसिएशन अगर आप माइनस कर दें,
अगर आप डी माइनस कर दें तो अल्टीमेटली आपके पास एन आ जाएगा, मतलब नेट आ जाएगा। तो अब आपने बस इसको जी को एन बनाना है। तो अगर मुझे इस जीडीपी को एनडीपी बनाना है, नेट नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बनाना है, तो डेप्रिसिएशन माइनस करनी है। बिकॉज हमें एक्चुअली नेशनल इनकम के लिए क्या चाहिए कि अभी हमने कितना इस साल में कमाया, कितना ऐड किया, तो डेप्रिसिएशन माइनस करना होगा। क्योंकि डेप्रिसिएशन क्या है, वो वैल्यू में गिरावट है, उसको हमें अलग करना पड़ेगा, तभी हम समझ पाएंगे कि एक्चुअल में अभी चीज़ों की वैल्यू क्या है। अगर आप अपने घर पे लाई हुई कार और घर पे लाए हुए हर एक सामान को उसी रेट पे कैलकुलेट कर लो और ये सोच लो कि हम इतने इनकम के ऊपर बैठे हुए हैं, लेकिन अल्टीमेटली ये सोच के आप बैठे हुए, लेकिन फाइनली जब इसे बेचने गए तो उसका आधा दाम भी नहीं मिला आपको, तो मतलब आप गलत फहमी में थे कि आपकी इनकम इतनी है, इतनी नहीं है, आपकी इनकम कम थी। तो वही हम काम कर रहे हैं कि एक्चुअल इनकम निकालना चाह रहे हैं, जिस करके हमने डेप्रीसिएशन जो है वो माइनस किया और हमारे पास नेट आ गया। तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आपके पास सबसे पहले आया कि विद इन द कंट्री, क्योंकि जीडीपी क्या था, विद इन द कंट्री एक साल में की जाने वाली प्रोडक्शन की वैल्यू। ठीक है, तो आपने नेट माइनस कर दिया तो आपके पास डोमेस्टिक वैल्यू आ गई बाकी। तो जीएनपी आपने एनडीपी निकाल लिया। क्लियर। अब हमने क्या करना है इसमें, क्योंकि बाहर से भी कमाई आ रही है हमारे पास रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से भी कमाई आ रही है। तो उस कमाई को आखिरकार आपके इंडियन सिटीजन पे, मैंने अभी आपको रतन टाटा का एग्जांपल दिया, तो उनके अकाउंट में आ रहा है, इंडियन सिटीजन है तो कंट्री के अकाउंट में भी ऐड होगा वो पैसा। सो फाइनली आपके पास ये जो बीच वाला एन है, ये एन लेके आने के लिए आपने क्या करना है, दैट इज आपको बस सिंपली इतना सा काम करना है कि बाहर से आने वाली इनकम को भी इंक्लूड कर लें। बिकॉज डी क्या था, डी आपका था डोमेस्टिक, डी आपका था डोमेस्टिक। इस डी को आपने एन बनाना है। सो आप अब इसको नेशनल करना चाह रहे हो, मतलब आपका नेशनल लेवल पे या नेशनल सिटीजन जो है वो क्या आपको कमा के दे रहे हैं। तो आपने रेस्ट ऑफ वर्ल्ड की जो कमाई है वो भी इसमें इंक्लूड कर दी। तो आपने जो डी था इसको एन बना लिया अब। ठीक है, पहले एन को तो हम ऑलरेडी काम कर चुके हैं, उस पर ग्रॉस से एन बना चुके हैं, और दूसरा अभी अब जो डोमेस्टिक था उसको हम नेशनल बना चुके हैं। तो जी एन अब आपके पास यहाँ पे नेट नेशनल इनकम आ चुका है, नेट नेशनल इनकम आ चुका है। और यही जो नेट नेशनल इनकम है आपका, यही आपका आगे चल के कहलाता है नेशनल इनकम। बस यही ही सारी स्टोरी थी। नेशनल इनकम आपने निकाल ली, इंडिया की नेशनल इनकम जो है अब आपने कैलकुलेट कर ली है। बस इतना सा काम करना था और कुछ नहीं है इसमें। क्लियर होगी बात। सो हमने क्या किया, हमने एक शुरुआत की थी जीडीपी से कि एक विद इन द कंट्री क्या आपको चीज़ें क्या प्रोड्यूस किया आपने, और फाइनली आपने नेशनल इनकम कैसे निकाल रहे हैं। तो हमने पहले डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया, तो जी का एन हो गया, इस जी का हमने एन बनाया, और फिर हमारे पास हमने इसमें फर्दर जो है जो डोमेस्टिक था उसको नेशनल बनाने के लिए हम इसमें बाहर से आने वाली कमाई और बाहर जाने वाला खर्च उसको हमने माइनस कर दिया। तो आपके पास नेट नेशनल प्रोडक्ट आ गया। ठीक है, तो बस और आपके पास यही नेशनल इनकम होती है, बस यही तरीका है नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का, और बस यही चीज़ आपने समझनी थी। अब आपको कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए आप आराम से आंसर कर दोगे। ठीक है, अब मैं आपसे ये पूछ लूँ कि जो नेट नेशनल प्रोडक्ट है, नेट नेशनल प्रोडक्ट है, क्या इसमें डेप्रिसिएशन होता है? तो आप सिंपल बोलोगे नो, बिकॉज ये एन है, और एन तो तभी आ सकता है जब इसमें डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया हो। जो बीच वाला एन है, अगर मैं आपसे बोलूँ कि बाहर से जो हम एक्सपोर्ट करते हैं तो क्या वो इसका पार्ट है? हाँ होंगे, क्योंकि बाहर से एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हम कुछ कमा रहे हैं, और कुछ कमा रहे हैं तो फिर वो इसमें ऐड होगा और नेशनल तभी बन पाएगा। बस यही एक चीज़ देखनी है। और अगर कुछ कन्फ्यूज़न इसके बाद कुछ भूलते भी हो आप, तो इस पीपीटी पीडीएफ को एक बार फिर से रिवाइज़ करना, ये आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। सो इट विल हेल्प यू टू रिवाइज। ठीक है जी, बस यही इतना सा काम है। और एक छोटी सी बात अब इसमें और है कि अब आप इसको दो चीज़ों से, अब आपने कैलकुलेशन तो कर लिया, अब रुपए में कैलकुलेट करोगे ऑब्वियसली। तो अब हम चीज़ों के दाम जो है वो दो तरीके से कैलकुलेट करते हैं। एक तो है कि आज के हिसाब से क्या रेट बनता है। आपने जो है सोना 10 साल पहले ख़रीदा था, उस समय पे जो वैल्यू थी आज वो नहीं है, आज वैल्यू ज़्यादा है। ठीक है, तो आज आपकी जब इनकम देखी जाएगी तो उसकी आज की वैल्यू सोने की हम लगाएंगे। ठीक है, और अगर मुझे देखना है कि पहले से कितना बढ़ा, तो मैं पहले की वैल्यू से लगा के, क्योंकि हो सकता है मैंने एक सोने का जो नेकलेस है, मैं सिर्फ सोने की दाम की बात कर रहा हूँ, हो सकता है मैंने आपका 10,000 का रुपये का लिया था, आज के रुपए के हिसाब से या मार्केट वैल्यू के हिसाब से मैं उसको देखूं तो वो 1 लाख रुपए शो कर रहा है।
ठीक है, ये मैंने बात कर रहा हूँ मैं 2021 की, और ये मैं बात कर रहा हूँ 2010 की, और इसके बीच में जो है, इस 2010 के बीच में मैंने एक बार सोना फिर से लिया था यहाँ पर कहीं पर 2015 में जाके। तो जब मैंने 2015 में सोना लिया था, उस समय पर सोने की जो कीमत है वो कुछ और थी। उस समय पर जो मैंने सोना लिया वो मुझे पड़ा था 15,000 का, मैं लिख देता हूँ 15,000 का उस समय पर मुझे पड़ा था। सो अल्टीमेटली अब मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे को अगर मैं कंपेयर करूँ तो कौन सी वैल्यू मेरे पास ज़्यादा आती है, किस समय पर मैंने सबसे ज़्यादा अपनी कमाई मेरे पास थी। तो मैं अगर आज के हिसाब से देखना चाहूँ तो मैं सिंपल मार्केट वैल्यू आज की ले लूँगा, और मेरे को पता लग जाएगा कि आज मेरे पास जो मेरे घर की वैल्यू है, या जैसे हम इस फैमिली की बात करें तो इस फैमिली ने पूरा कितना कमाया, कितना गवाया, और आज इनकी क्या फैमिली की हैसियत है इकोनॉमिक वाइज, तो इनकी जितनी भी सामान है उसको आज के रेट पर हम कैलकुलेट कर देंगे। ठीक है, लेकिन अगर मुझे कंपेयर करना है इस घर को दूसरे पड़ोस वाले घर से, तो मैं क्या बोलूँगा कि हम एक बेस डिसाइड कर लेते हैं कि इस ईयर में जो भी चीज़ों का रेट था, बिकॉज मैंने टीवी 2020 में लिया, आपने 2018 में लिया, तो दोनों की सेम वैल्यू आज जो भी मार्केट में है वो तो नहीं लगाई जा सकती। तो कंपैरिजन कैसे करेंगे? तो कंपेयर करने के लिए आप एक बेस लेते हो, और यहाँ पे क्योंकि आप ईयरली बेसिस पे कैलकुलेशन कर रहे हो, तो आप जो है ईयर को बेस बनाते हो, तो इसी को हम बोलते हैं बेस ईयर। ठीक है, क्योंकि जीडीपी साल के हिसाब से कैलकुलेट करें ना, तो वो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक बेस ईयर बनाएंगे। तो जो आपका बेस ईयर आप लेते हैं और उसके हिसाब से कैलकुलेट करते हैं, तो वो आपकी होती है फैक्टर कॉस्ट। मतलब वो कॉस्ट जिस चीज़ पर, जिस रेट पर एक्चुअली आपने उन चीज़ों को परचेज किया था। तो इंक्लूड द कॉस्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, इंटरेस्ट आ जाएगा आपका, सब वेजेस आ जाएंगे, रेंट आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। एंड देन फर्दर आपने जो भी सर्विस प्रोवाइड किया है उसका जो भी रेम्युनरेशन आपको आता है, वो सारी चीज़ें फैक्टर कॉस्ट की बात, मतलब जिसकी कॉस्ट कितनी आई थी, आपने क्या कॉस्ट लगाया ये सारा कुछ प्रोड्यूस करने के लिए, बस ये बात कर रहे हैं। बस इसमें बाकी चीज़ें माइनस कर दी और नहीं कंसिडर कर रहे कि आपको, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हमने 4 चीज़ें लेके चल रहे हैं। टैक्स नहीं इंक्लूड किया था, ना टैक्स इंक्लूड किया था, ना सब्सिडी। ये गवर्नमेंट से भी तो 6,000 रुपये आ रहे हैं ना पीएम किसान स्कीम में, तो उस घर की इनकम में ऐड नहीं किया हमने। हम तो वही कमा रहे हैं जो हमने तो वही ऐड किया जो कमा रहे हैं, हमने वो बेनिफिट ऐड नहीं किया, और ना ही हमने वो चीज़ माइनस की गई, टैक्स के फॉर्म में भी दे रहे हैं। ठीक है, तो अभी इन 5 की आपने फैमिली इनकम इंक्लूड कर ली और बोला कि ये 50 लाख रुपये महीना कमा रहे हैं, लेकिन ये सबका सब कमा तो यूज़ तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि टैक्स की फॉर्म में भी हो सकता है 10 लाख तो टैक्स ही निकाल जा रहा हो, या फिर हो सकता है गवर्नमेंट से भी कई सारे बेनिफिट आ रहे हो। एग्रीकल्चर में फादर हैं, हो सकता है पीएम किसान से ही बेनिफिट ले रहे हो। ठीक है, ऐसे ही इंडस्ट्री लगाई है बेटे ने, तो हो सकता है गवर्नमेंट की किसी स्कीम से सब्सिडी भी मिल रही हो। ठीक है, एंड ऐसे ही और बेनिफिट्स आ रहे हो, तो उनको भी हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। तो जब आप सिर्फ फैक्टर ऑफ कॉस्ट के बेसिस पे कैलकुलेशन करते हो तो उसको हम फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं, और जब आप मार्केट के लेवल, मार्केट बेसिस पे देखते हो, जहाँ पे आपने एक्चुअल ट्रांजैक्शन प्राइस इंक्लूड कर लिया, जिसमें आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस भी इंक्लूड हो गए, जैसे जीएसटी वगैरह का टैक्स जो लगेगा वो भी इंक्लूड कर लिया, एंड ऑल अदर थिंग्स इंक्लूड कर ली, तो वो आपकी मार्केट वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, कि एक्चुअल में मार्केट को में उस चीज़ को परचेज करने का क्या दाम देना पड़ता है। आप सिर्फ टीवी नहीं लेके आते हो, टीवी जब लेके आते हो तो उसमें एक और सिर्फ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं होती है। ठीक है, उसके अलावा गवर्नमेंट का टैक्स भी होता है, जीएसटी, तो वो भी इंक्लूड करते हैं। तो ये आपकी होती है मार्केट कॉस्ट। तो जीडीपी को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो 2 तरीके हो जाते हैं, एक आपका मार्केट कॉस्ट का तरीका और एक आपका फैक्टर कॉस्ट का तरीका, जिसमें हम सिर्फ कॉस्ट ऑफ वैल्यू इंक्लूड करते हैं। ठीक है, बिकॉज टैक्स इंक्लूड करोगे तो फिर हर एक गवर्नमेंट का अलग अलग रीजन में अलग अलग टैक्स रहेगा, तो वेरिएशन आती है। तो उस वेरिएशन से बचने के लिए हम फैक्टर कॉस्ट जो है उसी को बेस बना लेते हैं। क्लियर हो गया? नाउ अब एक छोटी सी बात और यहाँ पे ऐड करेंगे, दैट इज पर कैपिटा इनकम। कुछ नहीं करना, आप किसी भी कंट्री की सारी पॉपुलेशन को डिवाइड कर दो कि जितनी भी उनकी कमाई आई, जो भी जीडीपी उन्होंने साल भर में कमाई है, उससे आप उनकी पॉपुलेशन को डिवाइड कर दो, आपको हर एक का अपना अपना लेवल पता लग जाएगा कहाँ पे सस्टेन कर रहे हैं, एंड दैट इज कॉल्ड योर जीडीपी। यही आपका जीडीपी है। ठीक है, तो क्या होता है आपका जीडीपी पर कैपिटा क्या होता है? आपने कुछ नहीं करना, आपने टोटल इनकम ऑलरेडी निकाल लिया जीडीपी की, उस जीडीपी से आप नीचे डिवाइड कर दो पॉपुलेशन को। तो इंडिया की अगर 130 करोड़ की पॉपुलेशन है, तो बस उससे डिवाइड कर दो, आपको पर इंडिविजुअल पता लग जाएगा कि कितनी कमाई आती है। जैसे इस फैमिली के केस में हम देख रहे थे, 5 मेंबर हैं, मदर नहीं कमाते लेकिन वो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, फैमिली का पार्ट है। तो कुछ नहीं करना है,
आपने टोटल कमाई जितनी 50 लाख की कमाई है 5 लोगों में डिवाइड कर दीजिए, 10 लाख हर एक की कमाई के हिस्से में आ गया। ठीक है, हर एक का 10 लाख का हिस्सा बनता है। तो बस ये हिस्सा देखने के लिए, क्योंकि इससे पता लग जाता है कि एक एक इंडिविजुअल में अगर आप डिवाइड करोगे तो कंट्री की पर कैपिटा इनकम आपको बताते हैं कि अगर आप लोगों की पॉपुलेशन को फैक्टर बना के चलें तो कितनी कमाई बनती है। बिकॉज ऐसे तो इंडिया की कमाई काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी हम डेवलपिंग कंट्रीज़ में आते हैं। जीडीपी काफ़ी ज़्यादा है लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज़ में आते हैं। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है। तो जब हम डिवाइड करते हैं तो वैल्यू बहुत कम हो जाती है। अदरवाइज तो हम 5th रैंक पे आ जाते हैं, 3rd रैंक पे आ जाते हैं। देयर आर 2 क्राइटेरिया जिस बेसिस पर डिवाइड करते हैं एंड कैलकुलेट करते हैं। सो दिस विल बी वी विल डिस्कस अबाउट दिस ऑल्सो। सो आज हम अपने पार्ट को यहीं पर होल्ड करेंगे एंड इसके आगे हम आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ये एक पार्ट में कवर अप होने वाला टॉपिक है भी नहीं। सो अब रिमेनिंग पार्ट जो हम कल करेंगे, इसको एक बार देख लेना, पीपीटी पीडीएफ को पढ़ लेना। कुछ डाउट आया तो मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ आप लोगों को, 8837636013। इस पर मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा। अगर कुछ भी क्वेरी आता है, कोई डाउट आता है, कोई भी क्वेश्चन आता है, इस पर मुझे मैसेज कीजिएगा। आपके क्वेरीज का आंसर करेंगे ताकि आप जब नेक्स्ट लेक्चर करें तो आपको उसमें कोई डाउट या कोई क्वेरी ना रह जाए। ठीक है जी, चलिए यहीं पे स्टॉप करते हैं आज के लेक्चर को। विल कंटिन्यू टुमारो दिस टॉपिक। 2 पार्ट्स में कवर अप करेंगे एंड विल डिस्कस अबाउट कैसे मेजर करना है, कैसे अभी क्या स्टेटस है जीडीपी का, एंड इसमें जो इससे रिलेटेड करंट अफेयर्स है उनको भी कवर अप करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।